नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। मोदी सरकार ने नवरात्र में जीएसटी कम करके देश के मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी। लोग बचत उत्सव मनाने लगे और जमकर खरीदारी करने लगे। इस खरीदारी से देश की अर्थव्यवस्था को तो बूस्ट मिला ही, लेकिन मोदी सरकार को लग रहा है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए सरकार दिवाली से पहले नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स का नया दौर शुरू करने वाली है। भारत में आने वाले रिफॉर्म्स 2.0 की पूरी कहानी को आज के मनी सेंट्रल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। पिछले दिनों भारत में जीएसटी रिफॉर्म्स जैसा बड़ा कदम उठाया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से स्वदेशी अपनाने की अपील की ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले। इसके अलावा भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अब नीति आयोग के सीईओ ने बड़े संकेत दिए। उनका मानना है कि भारत सरकार दिवाली तक आर्थिक सुधार की दिशा में और अधिक सुधारात्मक घोषणाएं कर सकती है। कहा जा रहा है कि 13 से 14 की एरियाज में सुधार की तैयारियां चल रही है। प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे कि दिवाली से पहले और क्या बड़ा ऐलान कर सकती है सरकार। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का चाबुक चलाने में इतने व्यस्त हो गए कि उनके घर में ही हालात बिगड़ने लगे हैं। अमेरिका में शटडाउन को आज छठा दिन हो गया, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जो ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी करार दे रहे थे, अब अपने देश की इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहे हैं। हालत इतने बिगड़ गए हैं कि महामंदी का संकट मंडराने लगा है। नौकरियों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। सरकारी दफ्तरों पर ताले लटक रहे हैं। हर दिन अमेरिका को अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है। क्या सही में पूरी तरह से बैठ जाएगा अमेरिका? विस्तार से सभी मसलों को समझने की कोशिश करेंगे और अंतिम में बात होगी अनक्लेम्ड एसेट्स की। असल में बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा और पीएफ कंपनियों में 3.5 लाख करोड़ रुपए की बिना दावे वाली जो संपत्तियां हैं वो फंसी हुई हैं। अब देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई, सेबी और इरडाई को देश भर में पड़े 3.5 लाख करोड़ के अनक्लेम्ड पैसों का रिकॉर्ड जुटाने और जानकारी देने का आदेश दिया है। कहा जा रहा है कि इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया जा सकता है। कैसे काम करेगा ये सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट को क्यों उठाना पड़ा ये बड़ा कदम, एकदम आसान भाषा में इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। भारत में एक बार फिर बड़े आर्थिक सुधारों की तैयारियां शुरू हो गई है। नीति आयोग के सीईओ ने सोमवार को कहा कि दिवाली से पहले नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का नया पैकेज आने की संभावना है। उनका कहना है कि भारत को अपनी प्रतिस्पर्धा यानी जो कंपटीशन है उसको बढ़ाने के लिए टैरिफ कम करने और नॉन टैरिफ बैरियर्स को खत्म करने की जरूरत है। खबर यह भी आ रही है कि नीति आयोग अब एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी यानी जिसको कि आप एनएमपी के नाम से जानते हैं उसको भी तैयार कर रहा है, जो क्लस्टर्स पर फोकस कर विश्व स्तरीय ट्रेड जो इकोसिस्टम है उसको बनाने की दिशा में काम करेगी। प्रवीण सर, नीति आयोग के जो सीईओ ने यह भी कहा कि जीएसटी 2.0 के बाद अब दूसरा बड़ा जो सुधार पैकेज है वो भी तैयार हो रहा है। इसकी रिपोर्ट राजीव गौबा उनकी अगुवाई वाली जो समिति है उन्होंने सरकार को सौंप दी है ये रिपोर्ट। हालांकि उन्होंने इन सुधारों के ब्यूरो के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं दी हैं, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं सर इनके स्टेटमेंट को? ओवर टू यू। देखिए, जब जीएसटी 2.0 के सुधार हुए उसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बड़े पैनलों का गठन किया था रिफॉर्म्स के लिए देश में। एक राजीव गाबा की अगुवाई वाला पैनल है जो कि फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, और एक जो मौजूदा कैबिनेट सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन, उनकी अगुवाई वाला पैनल है। अब बताया ये जा रहा है कि जो राजीव गाबा वाली पैनल है उसने एक सेट रिफॉर्म किए जाए उसका एक सेट वो रिपोर्ट सरकार के सामने रख भी दी है जी। मेजरली जो बीवीआर सुब्रमण्यम साहब ने कहा है, जो नीति आयोग के सीईओ हैं, उनका कहना है कि अगले चरण के सुधार जिनका ऐलान दिवाली के पहले किया जा सकता है वो मुख्य तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर केंद्रित होंगे जी। और देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है, अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे या दशकों में देखेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग में भारत एक तरह से कमज़ोर पड़ता हुआ साबित हुआ है जी। चीन का जब आप मुकाबला करने जा रहे हैं, जब एक नई व्यवस्था में जहाँ पे कि ऊंचे टैरिफ हैं, उसके पहले आपको कोविड की समस्या आई जी, तब से लेके अब तक जिस तरह से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करना चाहिए था वो नहीं किया। और हमने अगर पिछले 1-2 साल पहले के अगर आप देखेंगे आंकड़ों को, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जो है वो पिछड़ती हुई भी नज़र आई।
उसके बाद कुछ संभली भी। अभी अगर हाल के महीनों में देखेंगे तो पीएमआई जो है वो इस जुलाई का थोड़ा कमज़ोर नज़र आया, लेकिन ओवरऑल थोड़ी सी सुधार आया। लेकिन बड़े तौर पर अगर आप देखेंगे, एक एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने वाली एक इंडस्ट्री या एक्सपोर्ट हैवी लेवल पे करने वाला अगर एक इकोसिस्टम आपको तैयार करना है तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा रोल होता है, अगर आप चाइना को देखेंगे। और अब सरकार ने जब एक पूरा का पूरा फुल थ्रोटल खोला, जब रिफॉर्म का, जिसकी पहली कड़ी में हमने जीएसटी 2.0 को देखा, उसकी चूंकि केवल और केवल टैक्स की रियायत देके दरअसल देश की इकोनॉमी को फास्ट लेन पे नहीं डाला जा सकता। और सरकार की तरफ से ही ये बात भी कही गई है, जो सीए हैं उनकी तरफ से, कि भारत के अंदर 7-8% सालाना की ग्रोथ करने की कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन वो आपकी निकलेगी कैसे? और एक मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट है, माफ़ कीजिएगा मैं बीच में इस चीज़ को ला रहा हूँ, लेकिन मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट ये कहती है कि अगर भारत को अपनी जॉब क्राइसिस से उबरना है तो आपको 12.2% सालाना की ग्रोथ हासिल करनी होगी। फिलहाल अभी तो हम लोग 7% की दर से चल रहे हैं सर। अब अभी आप समझ लीजिए कि 6.5-7% की रेट पे हैं। आपको यहाँ 4% 5% की अतिरिक्त ग्रोथ चाहिए अगर आपको नौकरियां उस अनुपात में पैदा करनी है जिस अनुपात में आपके पास आबादी है। तो ये हासिल कैसे होगा? ये हासिल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हाथ में कैश दे दें उससे नहीं होगा। इसके पीछे लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा रोल होगा। और सरकार को अब ये बात समझ में आ गई और इसीलिए सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अब बड़े सुधारों का रास्ता विशाल खोल सकती है। और इसका ऐलान, सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली के पहले पहले किया जा सकता है। अब प्रवीण सर, मैं चूंकि आपसे समझना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी इस बात को दोहराया था कि रिफॉर्म्स की जो गाड़ी है अभी रुकेगी नहीं, ये आगे कंटिन्यू रहेगी। क्या उसी बात को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं ये सीओ साहब? बिल्कुल यही बात आगे बढ़ा रहे हैं। यही रिपोर्ट राजीव गाबा की अगुवाई वाली रिपोर्ट गई है और इसके कई चरणों में अब असल में रिफॉर्म हमको होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें एक चरण के रिफॉर्म आप समझिए कि लैंड रिफॉर्म है। उसके बाद के रिफॉर्म होंगे पॉलिसी लेवल के रिफॉर्म, जहां राज्यों के स्तर पर जो बॉटल नेक्स हैं, बेसिकली सरकार चाहती है उन बॉटल नेक्स को दूर किया जाए। जो ऑब्सोलीट आपके लॉज हैं, कानून हैं, जिनकी अड़चन में पड़ जाते हैं। और देखिए अभी अब आप मामला देखिए, बिल्कुल रिसेंटली जो विंड ट्रैक का मामला है, जिसमें पूरे देश में एक अपरोर क्रिएट किया सोशल मीडिया पे, सरकार को सामने आना पड़ा कि आखिर आप इस देश को 12%, 11% या 10% की भी अगर ग्रोथ वाली इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, अगर आप 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो आपके इस लेवल के करप्शन पे, इस लेवल के जो हर्डल्स हैं बिजनेस शुरू करने या बिजनेस चलाने के, जब तक वो दूर नहीं किए जाएंगे तब तक आप उनको कर नहीं पाएंगे। जी सर, आपने चूंकि बात कही कि इसको मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस्ड किया जाएगा सर, क्योंकि मैं इस रिपोर्ट को और डिकोड कर रहा था, उसमें यह भी बात सामने आई है कि सर विशेष रूप से ट्रेड और एमएसएमई सेक्टर्स पर जो है ज़्यादा फोकस्ड बढ़ाया जाएगा। तो क्या, मेरा अगला सवाल ये है सर कि जिस तरह से जो अमेरिका ने 50% का जो टैरिफ लगाया है हमारे ऊपर, क्या उसके जो इल इफेक्ट्स पड़ने वाले थे या पड़ रहे हैं, उससे बचने के लिए सरकार ये फैसला ले रही है? बिल्कुल मजबूरी, देखिए काम ये मजबूरी में शुरू किया जा रहा है, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत पहले से थी। इसको आप मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया और अब आपके पास रास्ते कुछ खास बचे नहीं। सरकार चाहती तो 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पहली यूपीए की एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी, उस दौरान ही इन पूरे के पूरे रिफॉर्म की कवायद की जा सकती थी। उसमें अब हम एक तरह से कहें तो हम 10-11 साल लेट हैं। और इसी वजह से आज जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, सरकार चाहती तो तभी प्रीएम्प्ट कर सकती थी, सरकार चाहती तो तभी इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकती थी। विशाल जी सर, प्रवीण सर, आपसे अब समझना चाहेंगे कि 2047 तक मान लीजिए हमें डेवलप्ड इकॉनमी बननी है, या दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आ रही है कि 12% की दर से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो जो गैप आ रहा है सर, वो गैप को हम लोग कैसे फिल करेंगे, ये भी समझाइए। 4% की अगर दर को हम लोग को और एक्सेस अचीव करना है तो क्या क्या चीज़ें करनी होगी भारत सरकार को? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो भारत में इस वक्त करने की ज़रूरत है वो है एक फुल आउट, एक फुल्ली ब्लोन जो है, एक आपको रिफॉर्म्स का चक्का घुमाना होगा। जी,
हर उस कानून को देखना होगा, हर उस कानून का रिव्यू करना होगा जो ग्रोथ के रास्ते में, जो नौकरियों के रास्ते में बाधा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे तमाम कानूनों को, तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज को हटाना होगा सरकार ने। चाहे देखिए इनकम टैक्स के कानून हो, चाहे दूसरे कानून हो, उन सब में सरकार ने कोशिश की है कि जो मकड़ जाल है कानूनों का उसको खत्म किया जाए, लेकिन अभी तक भी इस तरह का काम पूरी तरह हो नहीं पाया है। अब आपने बात की 4% की अतिरिक्त ग्रोथ आएगी कैसे? 4% की देखिए 12% की, और चीन ने एक लंबे वक्त तक 12% 11% की ग्रोथ हासिल की है। एक चीज हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सर कि 1970 से, या जब कभी समझिए कि एलपीजी वाला जो बात आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके अगर मान लीजिए 1 डिकेड या 2 डिकेड पहले के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो भारत और चीन दोनों एक स्थान पर ही खड़ा था। और आज देखिए हम लोग $4 ट्रिलियन की इकॉनमी और वो $20 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गए। तो भारत में बहुत सारी समस्या है, कॉम्प्लेक्स देश है भारत। और अगर एक स्टेप और आगे जाके बोलूँ तो वोटों की पॉलिटिक्स ऐसी है जहाँ पे कि आपको तमाम तरीके के चीज़ों को मूक सहमति देनी पड़ती है कि ठीक है आप कर लीजिए। जहाँ आपने कई राज्यों में लंबे वक्त तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं रही, वहाँ फैक्ट्रीज़ नहीं है, वहाँ पलायन हुए, माइग्रेशन आप हमने देखे हैं। एक ही देश में कुछ राज्यों से पलायन लंबे चौड़े हुए जी। तो पूरी देश में एक तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था या जो सपना था, अब आप देखिए गुजरात, महाराष्ट्र बनाम आपका बीमारू राज्य कुछ उठा लीजिए, उनमें स्टेटस देख लीजिए, चाहे बिहार हो चाहे वेस्ट बंगाल हो। कभी वेस्ट बंगाल जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का केंद्र हुआ करता था। आज के वेस्ट बंगाल की हालत देखिए आपकी, क्या वहाँ इंडस्ट्रीज लग रही हैं? हालांकि अब सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या तमाम दूसरे कानूनों की स्थितियां हो, वो इस तरह तक बिगाड़ दी गई कि अब उनको पटरी पर लाने में लंबा वक्त लग रहा है विचार। चलिए सर, ये चर्चा जो है अंतहीन है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। अमेरिका में सरकार का शटडाउन पहले कभी कभार और कुछ दिनों के लिए होता था, लेकिन अब ये ज़्यादा लंबे, ज़्यादा नुकसानदायक और कहीं ज़्यादा महंगे साबित हो रहे हैं। अमेरिका में शटडाउन को आज 6वां दिन है। 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहा। हालत इतने बिगड़ गए कि महामंदी का संकट जो है मंडरा रहा है। इस शटडाउन की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी और महंगाई की चिंता बढ़ गई। बजट बिल न बनने के चलते 8 लाख कर्मचारी जो है छुट्टी पर भेजे गए। इस शटडाउन से जीडीपी में हर हफ्ते $7 अरब से अधिक का नुकसान हो सकता है। और तो और कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शटडाउन से अमेरिकी जीडीपी 0.1% तक कम हो सकती है। अब प्रवीण सर, चूंकि दुनिया जो है कहती है कि लुक अमेरिका फर्स्ट देन टुवर्ड्स द वर्ल्ड एंड ऑल, उसके बाद कहा जाता है कि जब अमेरिका को जो है सर्दी लगती है तो पूरी दुनिया में जो है वो छींक ये वो दिस दैट कफ एंड कोल्ड पकड़ लेता है। अब चूंकि शटडाउन जैसा शब्द, पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि शटडाउन है क्या, और कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर के आसपास से नया फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है अमेरिका में। उसके पहले जो है तमाम जो बिल्स विल्स हैं उन सब साइन करा लेने चाहिए ताकि जो खर्चे वर्चे हैं वो पास होते रहें। कहाँ मामला अटका हुआ है सर? शटडाउन क्या है और इससे क्या पहले तो अमेरिका की इकॉनमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा और देश दुनिया की? नहीं, देखिए अमेरिका की इकॉनमी के लिए ये एक बड़ा खतरा है जिसकी चेतावनी खुद अमेरिका के जो लॉ मेकर्स हैं वो खुद इस खतरे की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये 2 महीने से ज़्यादा टिका, अगर ये शटडाउन 1 हफ्ता हो गया है तो अमेरिका में तकरीबन 8 लाख नौकरियां जा सकती हैं। जो फेडरल एजेंसीज़ हैं उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, उनके ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे। और किसी अमेरिका जैसे बड़े देश के लिए जो पूरे दुनिया का खुद को दरोगा समझता है, उसके यहाँ अगर ऑपरेशंस बंद होते हैं, बेसिकली शटडाउन का मतलब है कि ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे। अगर आप जिन कामकाज के लिए आपको पैसे देने हैं कर्मचारियों को और बाकी जो बजट है, जो खर्च है, वो कैसे निकाला जाएगा उसका इंतजाम होना मुश्किल हो जाएगा। अब इस पे मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो रिपब्लिकन पार्टी है वर्सेस डेमोक्रेट्स, इनके बीच में बवाल है। डेमोक्रेट्स जो है वो किसी कीमत पर इस और कुछ ही वोटों की ज़रूरत है वो उसको पास नहीं होने दे रहे। तकरीबन $11 बिलियन का वीकली का एक जो है लॉस है। मुख्य जो मसला है वो है हेल्थ केयर इंश्योरेंस की सब्सिडी को देने का। उस सब्सिडी को
लेकर रा रहे हैं। जो ट्रम्प गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इस सब्सिडी को बहाल किया जाए, इसको रिन्यू किया जाए। ओके। डेमोक्रेट्स नहीं चाहते कि इसको वो किया जाए, बहाल किया जाए। इसके अलावा एक दो और मसले, इन चीज़ों पर वहाँ पे पेच फंसा हुआ है। सर, हाल फिलहाल में कहा जाता है कि अमेरिका में जो है जो चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या इसको लेकर भी कुछ जो है रसाकसी चल रही है? शायद जो विपक्ष चाहता हो कि अगर ये चीज़ अगर ये बहाल कर दें तो इससे इनको बेनिफिट हो सकता है। नहीं, देखिए, ये बार बार हम लगभग हर साल देखते हैं कि अमेरिका में कभी ना कभी, इससे पहले 2018-19 में भी इस तरह का ही एक शटडाउन हुआ। तब वो एक लंबा शटडाउन जो है चला, तकरीबन 5 हफ्ते का शटडाउन ये था। अब मसला ये है कि अगर ये शटडाउन होता है तो अमेरिका की जो एक 38 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्ज के बोझ तले दबा अमेरिका है, उसके सामने इकॉनमी को चलाने की कुछ बड़ी मेजर दिक्कतें आ जाएंगी। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो जिस तरह का टैरिफ पूरी दुनिया पर लगाए हैं, जहां महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है, अमेरिकी ग्रोथ को लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं, वहाँ पे फिर एक बड़ी मुश्किल अमेरिका के सामने विशाल पैदा हो जाएगी। सर, इसी बीच 2 रिपोर्ट्स हैं जिनको मैं आपसे बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहूँगा। देखिए, द गार्जियन की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि शटडाउन से अमेरिका को हर हफ्ते $7 अरब का नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई जो है, जो तथाकथित कहा गया कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उससे हो जाएगी, वो अब गार्जियन की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इससे भी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो क्या, मेरा आपसे सवाल है सर कि इस जो शटडाउन वाली प्रक्रिया में जो अमेरिका गुजर रहा है, उस बीच ट्रंप साहब जो है टैरिफ लगाने टैरिफ खेल रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, स्टैंड ऑफ से जो आपने बताया कि एक $7 अरब वीकली का अनुमान, ये भी बता रहे हैं कि 0.2% जीडीपी को हिट होगा हर हफ्ते का। और इस पूरे स्टैंड ऑफ के चलते लगभग $1.25 करोड़ का जो है वो पूरा का पूरी जो फंडिंग है वो फ्रीज हो गई है। यानी पैसा जो रिलीज किया जाना चाहिए वो पैसा बिल्कुल सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो जो सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं या जो दूसरे ऑपरेशंस हैं, कामकाज हैं, उनके लिए जो फंड रिलीज होना है, उस फंड के रिलीज होने पर तलवार लटक गई, वो फंड रिलीज नहीं हो रहा है। जी जी। तो अब ये समस्या, वही बात जो मैं अभी कह रहा था, ये समस्या पैदा ऐसे वक्त पे हो रही है जबकि अमेरिका एक तरह से जो नया गिमिक शुरू किया, ये जो नया एक्सपेरिमेंट है ऊंचे टैरिफ लगाकर अमेरिका की इकोनॉमी को चलाने की, उसमें अमेरिका खुद को गिरता हुआ पा रहा है। एक और डेटा भी आ गया सर, आपने 2018-19 की जिक्र किए थे आपने, तो उस समय शटडाउन ने अमेरिका के जीडीपी को $11 अरब के आसपास का झटका दिया था। ऐसी भी बात है। लेकिन सर, आपसे न्यूज़ रूम में चर्चा हो रही थी गीता गोपीनाथन मैडम के एक ट्वीट को लेकर। सर, उन्होंने इस ट्वीट में क्या क्या बातें लिखी हैं वो हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या वो लिख रही हैं कि जिस आपने महत्वाकांक्षी योजना के रूप में इस चीज़ को चलाया कि टैरिफ लगा देंगे, बहुत पैसा आएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, हमारे यहाँ रोजगार आ जाएगा, इंडस्ट्रीज़ बन जाएंगी, क्या इन सब बातों को झुटलाती हुई नजर आ रही है गीता गोपीनाथन? बिल्कुल, उन्होंने एक तरह का रिव्यू किया है अपने इस ट्वीट में, और उसमें उन्होंने बताया है कि जो ऑब्जेक्टिव था इस पूरे टैरिफ की जो रिजीम को शुरू करने का, वो क्या टैरिफ का। सर, हमारी स्क्रीन पर वो ट्वीट चल भी रहा है सर, आप जैसे कि देख सकते हैं कि रेज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ये सवाल उठाया गया तो उन्होंने लिखा है कि यस, क्वाइट सब्सटैंशियली। दूसरा उन्होंने बात लिखा कि रेज इन्फ्लेशन, तो कह रही हैं कि यस बट बाई स्मॉल अमाउंट्स ओवरऑल। और उसके बाद इन्होंने थर्ड पॉइंट में लिखा है कि इम्प्रूव ट्रेड बैलेंस, तो नो साइन येट ऑफ दैट। और चौथा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि इम्प्रूव्ड यूएस मैन्युफैक्चरिंग, तो उस बात पे भी उन्होंने लिखा है कि नो साइन येट ऑफ दैट। तो ओवरऑल जो है द स्कोर कार्ड इज नेगेटिव। हाँ बिल्कुल, जो अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात है, और इस बात को हम जब टैरिफ को लगाया गया था उसके बाद से बार बार कह रहे थे, क्या अमेरिका के पास वो कैपेसिटी है कि आप ओवरनाइट अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग लाइंस क्रिएट कर पाएं। जो दिक्कत भारत के साथ है कि हम ओवरनाइट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज क्रिएट नहीं कर सकते, चाइना जैसी। सेम अमेरिका चीन बनना चाहता है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, वो उतना आसान नहीं है। भारत एक बार को बन सकता है क्योंकि भारत के पास सस्ता लेबर फोर्स है, भारत के पास एम्पल ऑफ लैंड बैंक है, लंबा चौड़ा लैंड बैंक है, डिविडेंड है। केवल भारत में समस्या है स्किल की। अमेरिका में स्किल की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां लेबर फोर्स नहीं है, वहां पे सस्ता लेबर नहीं है। तो अमेरिका के लिए अपने पास मैन्युफैक्चरिंग लाइंस क्रिएट करना मुश्किल था, और वही चीज़ गीता गोपीनाथन कह रही हैं। महंगाई बढ़ने की जो बात कही जा रही थी उसका सीधा असर, चूंकि अमेरिकन्स महंगा इंपोर्ट कर रहे हैं अब, तो उसका
जो बोझ है वो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, कंज्यूमर्स पे जा रहा है। तो आम लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं, उनके लिए महंगाई बढ़ रही है, और जो ऑब्जेक्टिव राष्ट्रपति ट्रंप हासिल करना चाहते थे अंततः वो मोटे तौर पे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3.5 लाख करोड़ रुपए की बिना दावे वाली फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को कोर्ट ने आरबीआई, मार्केट रेगुलेटर सेबी और इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडाई सहित कई रेगुलेटरी बॉडीज से जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे ये रकम जो है असली मालिकों को या उनके वारिसों तक वापस जो है पहुंचाया जा सके। इस याचिका में एक सेंट्रल पोर्टल बनाने का भी सुझाव दिया गया, जहां लोग अपनी सभी फाइनेंशियल एसेट्स की जानकारी एक ही जगह पर पा सकेंगे, चाहे वो एक्टिव हो, इनएक्टिव हो, सालों से जो है बिना किसी दावे के पड़ी। सर, क्या है ये पोर्टल, और आरबीआई, सेबी और इरडाई के अंडर आने वाली सभी संस्थाओं से जुड़ी जानकारी को क्या एक ही जगह पर लाने की कवायद शुरू हो गई है सर? बिल्कुल, देखिए इसमें न केवल इरडाई और आपका सेबी या आरबीआई हैं, बल्कि इसमें नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट है, आपका ईपीएफओ है, पीएफआरडीए है। यानी आपके पैसे, आपकी पेंशन, इससे आपके जमा, आपके शेयर, इस सब से जुड़ी हुई जितनी अथॉरिटीज़ हैं, जितने रेगुलेटर्स हैं, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है और एक पिटीशन के जरिए ये किया गया। अब मसला क्या है? मसला है 3.5 लाख करोड़ के फंड का जी। ऐसा पैसा जो कि अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, जिसका कोई दावेदार नहीं आया, या दावेदार हैं तो वो किसी न किसी वजह से, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से फ्रीज पड़े हुए हैं। सर, कुछ डेटा है, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। इस याचिका में, जो याचिका की आप बात कर रहे हैं सर, तो वो जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका नाम है आकाश गोयल, उन्होंने दायर की थी, जिस पर ये सब सुनवाई चल रही थी। इसी याचिका में कुछ चौंकाने वाले जो है आंकड़े पेश किए गए सर। मैं उनके बिहाफ पर ये आंकड़े आपको बता रहा हूँ कि देश भर में जो कहा जा रहा है कि 9.22 करोड़ से ज़्यादा जो है इनएक्टिव बैंक अकाउंट्स हैं, और जिनमें एवरेजली अगर देखा जाए सर तो 3,918 रुपये जो है प्रति खाते में जो पैसे हैं वो पड़े हुए हैं। इसके अलावा एक और डेटा है सर, बैंकों में, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां, प्रोविडेंट फंड और स्मॉल सेविंग स्कीम्स में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अनक्लेम्ड अमाउंट है। तो सर, मोटा अमाउंट है सर। नहीं, बिल्कुल मोटा अमाउंट है, और 9.5 करोड़ यानी 9.22 करोड़ जो अकाउंट हैं, इसका मतलब अगर समझिए, अगर हम मोटे तौर पर माने कि किसी एक व्यक्ति का एक खाता है, तो आप समझिए कि 9.25 करोड़ जो है लोगों का पैसा इस वक्त अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। 120 करोड़ की, 140 करोड़ की आबादी में अगर 9-10 करोड़ लोगों का पैसा अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है तो वो बड़ा नंबर है। नंबर 2, 4,000 रुपये की एवरेज अमाउंट भी भारत जैसे कम पर कैपिटा इनकम वाले देश के लिहाज से बहुत बड़ा है। और अगर आप इसको ओवरऑल मैग्नीट्यूड के तौर पर देखेंगे तो 3.5 लाख करोड़ रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम होती है, एक अच्छी खासी रकम है, जिसका उनके वास्तविक जो दावेदार हैं या जो उनके मालिक हैं उन तक पहुंचना चाहिए। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं, पिछले काफ़ी वक्त से इस बात की कवायद चल रही है कि बैंकों में अनक्लेम्ड जमा कैसे दिया जाए, म्यूचुअल फंड्स में अगर आपका अनक्लेम्ड है, या आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर आपका क्लेम फंसा हुआ, तो वो किस तरह से उनके वास्तविक जो हकदार हैं उनको कैसे दिया जाएगा, इसको लेकर सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें हुई, लेकिन अब तक कोई एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म नहीं बना जिसके जरिए ये पैसा जबकि उनको दिया जा सके। जबकि प्रवीण सर, स्थिति ये है कि 3 बड़े स्टैट्यूटरी फंड्स का जिक्र किया गया है इस याचिका में, जो अनक्लेम्ड पैसों को संभालते हैं। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं सर। डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, इसको जो है आरबीआई के तहत DEAF जो है बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को संभालता है। दूसरा है सर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इसको कहा जाता है कि कॉर्पोरेट मामलों के जो मंत्रालय के तहत IEPF जो है अनक्लेम्ड डिविडेंड और शेयरों को इकट्ठा करता है, जो जानकारी है। तीसरा है सर सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, SCWF इसका नाम है सर। कॉर्पोरेट इसको है जो कहा जा रहा है सर कि फाइनेंस एक्ट 2015 के तहत SCWF अनक्लेम्ड इंश्योरेंस और स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के तहत जो है जो पैसा आता है उसको संभालता है। तो सर, यानी कि अगर मोटा मोटी अगर हम बात को देखें तो DEF और IEPF का अगर जो दोनों आंकड़ा मिला लिया जाए सर, तो ये 1.6 लाख करोड़ रुपए बैठता है। और जिस बात को आप दोहरा रहे थे कि अगर विशाल ये आंकड़ा अगर तुमको छोटा लग रहा हो, तो सर ये जो राशि है भारत के स्वास्थ्य बजट से लगभग 3 गुना और शिक्षा का जो बजट है उससे 2 गुना है। फिर भी ये पैसा बेकार है। और तर्क ये दिया गया सर कि ना तो इस पैसे का इस्तेमाल जो असली वारिस हैं, जो हकदार हैं, वो नहीं यूज कर पा रहे हैं, और ना ही ये पैसा जो है इकोनॉमी में भी ग्रोथ ला पा रहा है सर। नहीं, बिल्कुल। अब देखिए, इसमें
ये जो समस्या है उसका कितनी बड़ी समस्या है वो समझ में आती है, लेकिन आखिर इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, समस्या एक ये भी बहुत बड़ी है। इसका जो समाधान है, इसका जो सॉल्यूशन है, वो किस तरह से लोगों को मदद देगा, उस पे भी बड़ी कहूँ कि अड़चन है उसमें। समस्याएं क्या क्या हैं? एक तो जो आप बता रहे थे कि एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाने की मांग की गई है पिटिशनर द्वारा, कि एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बने जहां सारे फाइनेंशियल असेट्स को एक जगह लेके आया जाए। एक अम्ब्रेला स्कीम टाइप का सर। एक अम्ब्रेला वो बने जिसमें आपका म्यूचुअल फंड भी हो, जिसमें आपका बैंक डिपॉजिट भी हो, जिसमें आपका बाकी के इंश्योरेंस का क्लेम भी हो। उस जगह पे जाके जो दावेदार है वो वहाँ से जाके इस पैसे को अपने को रिलीज करा सके। लेकिन अब मसला क्या है, डेटा इंटीग्रेशन कैसे होगा? अलग अलग संस्थाएं जुड़ी हैं, आपका PFRD है, मान लीजिए एक तरफ RPI है, इन सबको एक जगह कैसे लाया जाएगा, इनका डेटा एक जगह कैसे लेके आया जाएगा जी। फिर एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो क्लेमेंट है, जो क्लेम कर रहे हैं, उनका दावा पुख्ता कैसे होगा? जैसे सहारा वाले मामले में देखना पड़ता है। बिल्कुल। अब आपको एक एक दावेदार के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा उसमें? फिर बहुत सारे मामलों में लीगल हर्डल होंगे। किसी के घर पे कोई बिना नॉमिनी बनाए गुजर गए, तो अब उनके घर से किसको वारिस माना जाए, या किसी एक शख्स को पैसा सौंप दिया गया, तो दूसरे घर वाले आके और मुकदमा दायर कर दिया, अब सरकार मुकदमेबाजी कर रही बैठी। तो ये मुश्किल है। रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और एक सबसे आखिर में जो और बड़ी चीज़ है कि आखिर इतना बड़ा भारी भरकम जब सिस्टम 3.5 लाख करोड़ का सिस्टम तैयार किया जाएगा, तो उसकी कॉस्ट उठाएगा कौन, उसका खर्चा कौन वहन करेगा? जी जी। हालांकि इस सबके साथ जाहिर तौर पर आम लोगों की समस्या है, लेकिन सरकार के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां हैं और बड़ी दिक्कत उसमें यह भी है कि आखिर इस सबका पैसा देगा कौन? सर एक लास्ट सवाल मेरे माइंड में आ रहा है अभी। सर कहा जाता है कि 8वां वेतन आयोग लाया जाएगा तो उससे जो है सिस्टम में पैसा आएगा, GST रेट कट होगा तो उससे घूम फिर कर पैसा वापस आएगा। उस समय बजट के समय भी कहा गया कि कई बड़े ऐलान किए गए जिससे जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो जाएगी सिस्टम में। सर ये 3.5 लाख करोड़ रुपए भी अगर मान लीजिए कि अगर रिलीज़ किया गया, आम लोगों के हाथ आया, तो वो भी पैसा तो सर इकॉनमी में घूमेगा। नहीं, पैसा जरूर घूमेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ इन वन इंस्टॉलमेंट पूरा का पूरा पैसा सिस्टम में आ जाएगा, लोगों के पास कैश की भरमार हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये बड़ी लंबी प्रोसेस है। इसको मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ अभी सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है, इनसे नोटिस और इनसे रिप्लाई मांगे हैं। इसको अमली जामा पहनाने में भी आप बहुत समझिए कि बहुत जल्दी भी होगी तो भी 3-4 साल का वक्त लगेगा। उसके बाद फिर दावेदारों का आना शुरू होगा और फिर धीरे धीरे करके ये पैसा रिलीज होना स्टार्ट होगा। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।